आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है, आपको बताऊं, सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, सलमान खान को जो धमकी मिली उसके बारे में आपको बताएं। सलमान खान को आप गाड़ी में देख रहे हैं और धमकी दी गई है कि जैसे मूसेवाला का मर्डर किया गया ठीक वैसे ही सलमान खान का मर्डर किया जाएगा। यह सलमान खान को धमकी दी गई। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। कहा गया ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी, मूसेवाला की गाड़ी की जो हालत हुई थी, कहा गया सलमान खान पर इसी तरह का अटैक, इसी तरह का हमला किया जाएगा। यह धमकी दी गई है। धमकी की एफआईआर आपको बताएंगे, लेकिन धमकी में क्या लिखा है, किस तरह से धमकी दी गई, सलमान को कैसे यह जानकारी मिली, यह आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए जरा, यह आप देख रहे हैं सलमान खान को दरअसल जान से मारने की जो धमकी मिली है, अनजान शख्स ने एक धमकी भरी चिट्ठी लिखी है और लेटर जो है बांद्रा के बैंड स्टैंड प्रोपेनाट में मिला है। बताया जा रहा है लेटर जो है सलीम खान के गार्ड को मिला है। सलमान खान के जो पिता हैं, जिन्हें आप बगल में देख रहे हैं, ये हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। सलीम के गार्ड को लेटर एक बेंच पर रखा हुआ मिला है। एक बेंच पर रखा था मॉर्निंग वॉक में, सलीम खान जहां बैठते हैं वहीं पर यह खत मिला है। खत सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच मिला है और चिट्ठी में लिखा क्या है, लिखा है कि मूसेवाला जैसा अंजाम करने की धमकी दी है। जिस तरह से मूसेवाला रास्ते में जा रहे थे, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, इस तरह का अंजाम करने की धमकी दी है। सलीम खान ने बांद्रा पुलिस में बाकायदा एफआईआर दर्ज करा दी इस मामले की। सलमान के पिता ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा, मुंबई पुलिस बढ़ा सकती है इस धमकी के बाद। सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ सकती है। खबर यह भी थी कि जब मूसेवाला का मर्डर हुआ उसके बाद भी सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आइए अब आपको दिखाते हैं, बाकायदा सलमान खान के पिता जो हैं सलीम खान, वो बांद्रा पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने बाकायदा इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, ये एफआईआर कॉपी आप देख रहे हैं जिसमें 506(2) सेक्शन लगाया गया है। धमकी जो दी गई है सलमान खान को, नाम लिखा है सलीम अब्दुल रशीद खान। तो इस धमकी, ये जो धमकी दी गई है, इससे पहले भी सलमान खान को जान से मारने की कोशिश हुई। विजुअल दिखाइए जरा। लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान को जो धमकी दी गई उसमें कहा गया मूसेवाला पर जैसे हमला हुआ वैसा अंजाम हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई, जिस पर मूसेवाला की हत्या का आरोप लग रहा है, यही लॉरेंस बिश्नोई पहले सलमान खान की हत्या की और मर्डर की साजिश रच चुका है। ये कैसे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लॉरेंस ने सलमान को टारगेट करने की पहले कोशिश की है। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि पिछले दिनों 29 तारीख को मूसेवाला की हत्या हुई। आपको बताऊं, लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने मूसेवाला को मारा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सलमान को भी यही लॉरेंस धमकी दे चुका है। पहले जान से मारने की सलमान को धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई ने और कहा था सलमान को मारेंगे, सबको पता चलेगा। उसने कहा था जोधपुर में ही सलमान खान को मारेंगे, यह भी कहा था। शार्प शूटर संपत नेहरा को बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई भेजा था। उस दौरान संपत ने सलमान जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं उसकी बाकायदा रेकी की थी और वारदात से पहले ही संपत गिरफ्तार हो गया। बताया गया उस तक हथियार नहीं पहुंचा, गिरफ्तारी से हत्या की साजिश नाकाम हो गई थी। और बिश्नोई समाज से, दरअसल ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये बिश्नोई समाज से आता है और बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, काले हिरण को पूजता है। सलमान खान पर काले हिरण शिकार का आरोप लगा था। काला हिरण मामले को लेकर ही बिश्नोई ने धमकी दी थी और इस मामले में ही सलमान को टारगेट करना चाहता था। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम हिसाब की। हर पत्थर का हिसाब होगा, योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया। उत्तर प्रदेश में जिसने भी पत्थर फेंका है, हर एक पत्थर का हिसाब होने वाला है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में है। यह जो पत्थरबाजी हुई है, हर एक पत्थरबाज पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहली तस्वीर जरा मैं दिखाऊं, बाकायदा फ्लैग मार्च हुआ है। फ्लैग मार्च की तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं जिस जगह ये हिंसा हुई वहां फ्लैग मार्च हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कदम ताल कर रही है। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, स्थिति ये है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कानपुर का व्यस्तम इलाका है, बहुत संक्रिय इलाका, यही पत्थरबाजी हुई थी। यहां कल से ही भारी संख्या में पुलिस तैनात है। अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये बहुत संक्रिय इलाका, इसलिए बाकायदा ड्रोन लगाए गए हैं। जो आप देख रहे हैं, ड्रोन लगाए गए हैं संक्रिय इलाके में, गलियों पर नजर रखने के लिए, हर गतिविधि
गतिविधि पर, हर एक्शन पर, कौन कहां से मूव हो रहा है, सबकी मूवमेंट पर इस ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। तो योगी का जो एक्शन है वो मैं बताऊं, योगी कानपुर में हिंसा पर सख्त नजर रखे हुए हैं। अब तक योगी ने क्या क्या एक्शन लिया है, योगी की पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब तक 29 आरोपी कानपुर हिंसा में गिरफ्तार हो चुके हैं। 29 गिरफ्तारियां हुई हैं। 800 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, 800 से अधिक लोगों पर एफआईआर हुई है। दोषियों पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी इन लोगों पर, और साजिशकर्ता जो है इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। योगी के एक्शन में होगा उपद्रवियों की संपत्ति पर बाकायदा बुलडोजर चलाने की भी प्लानिंग है। सैकड़ों पत्थरबाजों की पहचान होगी, जो भी पत्थर फेंक रहा था। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच फिलहाल जारी है, जो अलग अलग चौराहों से, अलग अलग जगहों से मिले अब तक पुलिस को। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित कर दी गई है। कई जगह पर छापेमारी चल रही है, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस भी इस जांच में शामिल हो गई है। क्या टेरर एंगल से आतंकी कनेक्शन की भी जांच हो रही है इस मामले में, और उपद्रवियों की कुंडली खंगाली जाएगी, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। कानून व्यवस्था से समझौता हरगिज नहीं होगा और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 12 कंपनी पीएसी पहले से वहां तैनात है और सीआरपीएफ की भी 3 कंपनियां सीआरपीएफ की भी तैनात की गई हैं। अन्य जिलों की पुलिस फोर्स भी बुला ली गई है कानपुर में। इटावा औरैया जिले की पुलिस भी कानपुर में तैनात कर दी गई है। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर खास और पैनी नजर रखी जा रही है। आइए आपको दिखाता हूं मैं कि किस तरह, देखिए जरा, किस तरह बाकायदा जो योगी आदित्यनाथ के सबसे होनहार अफसर हैं, ये आप देख रहे हैं अजय पाल, जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माना जाता है, ये भी कानपुर में मौजूद हैं, पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए। लेकिन न सिर्फ अजय पाल आईपीएस, बल्कि दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, एडीजी को आप देख रहे हैं, नवीन अरोड़ा, एडीजी, एटीएस के एडीजी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एडीजी नवीन अरोड़ा उस जगह पहुंचे जहां पर यह पत्थरबाजी हुई। इस पूरे मामले में क्या टेरर एंगल है, इस पूरे मामले की जांच अब आतंकी कनेक्शन के लिहाज से भी देखी जा रही है। आइए मैं आपको दिखाऊं। लेकिन आज उन 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई जो इसके मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड भी बताए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये चारों आरोपियों को आप देख रहे हैं, जिसमें जावेद है, जिसमें हयात है, जिसमें सूफियान है और एक और चौथा आरोपी। इन चारों आरोपियों को, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, आज इन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी मीडिया का जमावड़ा, भारी पुलिस बल, और इन 4 आरोपियों को बताया जा रहा है इनका बड़ा रोल था कानपुर में हुई हिंसा पर। जरा जब इन आरोपियों को पेश किया गया, हमारे सहयोगी गौरव वहीं मौजूद थे। गौरव ने इन आरोपियों से सवाल पूछा है, सुनिए जरा। आइए अब आपको बताते हैं जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। देखिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। इन लोगों को, ये आप देख रहे हैं, ये चारों को आज कोर्ट में पेश किया गया। ठीक इसी तरह से ये चारों आज कटघरे में खड़े थे। दोपहर 3 बजे आरोपियों को लाया गया और सीजेएम कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई। इसके बाद मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी की पेशी हुई और साहिल, सूफियान, जावेद की भी आज पेशी हुई, जो पत्थरबाजी में शामिल बताए जाते हैं। आरोपियों पर कई धाराएं लगाई गई हैं। इन आरोपियों पर हथियार के साथ उपद्रव करने का आरोप लगा है। इनके ऊपर हत्या की कोशिश का आरोप यानी 307 लगी है। जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा है और लोगों को उकसाने का भी आरोप इनके ऊपर है। इसके साथ साथ मेडिकल जांच के बाद दरअसल इन्हें कोर्ट लाया गया था। कोर्ट की कार्रवाई सिर्फ 5 मिनट तक चली और 5 मिनट की कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद 14 दिन की अब ये जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। 18 तारीख तक, मूव कीजिए, 18 जून तक जेल में रहने वाले ये सभी आरोपी और
सभी आरोपियों को कानपुर जिला जेल में भेज दिया गया है। और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जब इन चारों आरोपियों को जेल ले जाया गया कोर्ट से, वो तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये मुंह पर कपड़ा बांधे हुए अपनी पहचान नहीं चाहते उजागर, और ये कानपुर जिला जेल की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। इस जेल में इन्हें रखा जाएगा 18 तारीख तक, 14 दिन की न्यायिक हिरासत है। आइए अब आपको सुनवाता हूं सरकारी वकील अंकिता पांडे क्या कह रही हैं और कानपुर के पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं, विजय सिंह मीणा, दोनों को सुनिए। जो उसके फाइनेंशियल कनेक्शंस हैं, कहीं से उसके अकाउंट्स को चेक करेंगे, तो इसके लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित कर रहे हैं और वो टीम इसके पूरे नेटवर्क को पता करेगी और फिर इसके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। 3 विवेचक थे क्योंकि 3 FIR आई थी हमारे पास अभी, तो तीनों की ही यही कॉमन ही ये था कि इन लोगों ने इस तरीके की पथराव और ये सारी चीजें की हैं और जान से मारने की नीयत से हवाई फायर भी किया है और फिर वहां से भागे और उससे काफी सारी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। KDA वगैरह भी इन्वॉल्व हुई है, उसको भी इन्फॉर्म किया गया है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को टाइम चाहिए होता है, तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इस कारण से उन्होंने 14 डेज का, क्योंकि पहली बार में 14 डेज का ही रिमांड स्वीकृत ही होता है, तो 14 डेज के रिमांड की याचना की गई और वो स्वीकृत हुआ। 18 तक अभी ये लोग जुडिशियल कस्टडी में। अब बात साजिश के खुलासे की। ये जो पत्थरबाजी हो रही है, ये जो पत्थरबाजी हो रही है, इस पत्थरबाजी का सच कैसे सामने आएगा? और सच आएगा उससे जो हम सभी के पास होता है, वो है मोबाइल। मोबाइल के जरिए इस साजिश का पर्दाफाश होगा। पहली तस्वीर ये देखिए, पत्थरबाजी तो आपने देख ली, लेकिन कैसे मोबाइल से क्या क्या निकला है दिखाइए जरा। पहली तस्वीर दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं, ये मोबाइल से मिला है इन आरोपियों के। ये पाकिस्तान का झंडा आप देख रहे हैं, जो पेज अंदर था जिसमें लिखा है जेल भरो आंदोलन, और ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है इस पूरे पत्थरबाजी कनेक्शन से, इसमें पाकिस्तान का झंडा लगा है। एक चीज, अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो उसी मोबाइल से मिला है जिसमें इस शख्स का गला काटा जा रहा है। ये जो गला काटा जा रहा है, इसके पीछे खास किस्म का, खास इसमें मैं आपको बताऊं, खास गाना लगा हुआ है, जो ये देखिए गला काट दिया गया। ये बताया जा रहा है इस हिंसा को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मोबाइल के जरिए क्या कुछ निकल कर आने वाला है, क्योंकि मोबाइल इस वक्त सबसे बड़ा एविडेंस है पुलिस के सामने। मोबाइल से पूरी कानपुर हिंसा की साजिश योगी की पुलिस बेनकाब कर देगी। ये देखिए जरा, ये मोबाइल आ गया। कानपुर हिंसा में साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। प्लानिंग के तहत भड़काने का आरोप लगाया गया है और हिंसा फैलाने के लिए बाकायदा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने अब तक 6 मोबाइल फोन ऐसे जब्त कर लिए हैं। मोबाइल की मेमोरी की जांच हो रही है, अंदर मेमोरी के डेटा में क्या क्या है। हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया का बाकायदा इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा और आसान हथियार इस वक्त व्हाट्सएप के जरिए भड़काया गया लोगों को। दरअसल आपत्तिजनक वीडियो शेयर किए गए मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाए गए लोगों को उकसाने वाले। स्टेटस में पाकिस्तान के झंडे का भी इस्तेमाल हुआ और सर कलम करने के वीडियो वायरल किए गए। साथ ही साथ एक साथ कई अकाउंट से वीडियो फॉरवर्ड किए गए हैं, यानी जो वीडियो फॉरवर्ड किए गए, इसने बड़ा रोल प्ले किया है हिंसा को आगे बढ़ाने में। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस मामले में PFI का कनेक्शन सामने आ गया है। मैं क्यों कह रहा हूं ये देखिए जरा, ये जो शख्स आप बैठा देख रहे हैं, ये इस वक्त जेल में, इसका नाम है हयात जफर, और ये जो आप देख रहे हैं, ये PFI की टीम बैठी है। यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ इस साजिश का मुख्य आरोपी बैठकर क्या कर रहा है, यह अपने आप में बताता है इस मामले में PFI का कनेक्शन क्या है। अगर PFI का कनेक्शन है तो इसके तार बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं। देखिए जरा PFI से कैसे इसका कनेक्शन मिल रहा है। कुछ और, इससे पहले CA प्रोटेस्ट के दौरान जो दंगे हुए, उसमें भी PFI का कनेक्शन सामने आया था। शनिवार रात आरोपियों के घर दरअसल दबिश दी गई। हुआ ये कि पुलिस ने हयात जफर, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, हयात जफर हाशमी के घर पर छापा मारा और पुलिस को शक है कि हयात PFI के साथ जुड़ा हुआ था। हयात की संस्था को भी PFI ने फंडिंग का शक है और हयात जफर हाशमी के मोबाइल की भी जांच हुई है बाकायदा। PFI से जुड़ी 4 संस्थाओं के दस्तावेज बरामद हुए हैं। साथ ही साथ AIIC, RIF, SDPI और CFI के दस्तावेज मिले हैं। ये कौन है? PFI इन चारों संस्थाओं को दरअसल फंडिंग करती है। साथ ही साथ जब्त सभी दस्तावेज फंडिंग से ही संबंधित बताए जा रहे हैं। पुलिस हयात के बैंक अकाउंट भी खंगाल रही है और हयात की संस्था के बैंक अकाउंट की भी जांच जारी है। यानी कहां से पैसा आया, इसकी पूरी तैयारी है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खुद
कमिश्नर विजय मीणा बता रहे हैं कि पीएफआई से लिंक पर वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सुनिए जरा। उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी फोरेंसिक जांच कराएंगे, उसमें किस किस को इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया, इंस्टाग्राम से किस संपर्क किया, फेसबुक पे क्या पोस्ट किया, ये सारी चीज और किस किस से सीडीआर से किस किस से लिंक है, इस सब की हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित की है। जांच कर रही है वो टीम और उससे जो भी कनेक्शन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से निकल कर आएगा उसको स्टैब्लिश किया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो पीएफआई कनेक्शन की जांच हो रही है, लेकिन योगी के बुलडोजर, ये जो आप देख रहे हैं, भीड़ देखिए जरा, ये पत्थरबाजी, ये जो पत्थरबाजी थे, पत्थरबाज, इन पर योगी का बुलडोजर भी चलेगा। बताया जा रहा है बुलडोजर में तेल भरवा लिया है योगी ने और अब तैयारी है एक्शन की जल्दी। एक्शन कैसे होगा, कैसे इमारतों की जांच होगी, किसने अवैध निर्माण किया हुआ है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, कानपुर हिंसा पर योगी सरकार एक्शन में है। पहली बड़ी बात यह है, हिंसा वाले इलाके में बुलडोजर की तैयारी कर ली गई है। कानपुर के बेकनगंज इलाके में दरअसल हिंसा हुई थी। इस इलाके के बारे में आपको बताऊं, इस इलाके में भूमाफियाओं का कब्जा बताया जाता है। नई सड़क दादा मियां का हाथा इलाके में उपद्रव हुआ था। ऊंची ऊंची इमारतों के से पत्थर फेंके गए, यह कहा गया। ये इमारतें बहुत सी फर्जी दस्तावेज पर तैयार की गई हैं और अगर बुलडोजर चला तो पूरा इलाका वीरान हो जाएगा। दावा यह है कि कुछ इमारतें शत्रु संपत्ति पर बनी हैं और इन इमारतों पर D2 गैंग का कब्जा है। ये D2 गैंग कौन है? हिंसा पर D2 गैंग की भूमिका की जांच हो रही है। आपको बताऊं, शहर के तमाम इलाकों में D2 गैंग का कब्जा है और शत्रु संपत्तियों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। ये शत्रु संपत्ति क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। ये शत्रु संपत्ति मुस्लिम बहुल इलाकों में है और कानपुर में 89 शत्रु संपत्ति की पहचान की गई है। ज्यादातर पर भूमाफियाओं ने अब तक कब्जा कर लिया है और इन्हीं पर बुलडोजर चलेगा। दुश्मन देश जाने वालों की संपत्ति शत्रु संपत्ति कहलाती है और इस संपत्ति पर सरकार का अधिकार है। जो पाकिस्तान चले गए, दूसरे देश चले गए अपनी संपत्ति छोड़कर, होती है सरकारी जमीन है, लेकिन इसमें वहां के लोकल लोग कब्जा करके उस पर इमारतें बना देते हैं। मजहब के नाम पर D2 गैंग दरअसल भड़काता है और एंटी-CA प्रोटेस्ट के दौरान भी इसका नाम जुड़ा था। D गैंग की तर्ज पर बनना चाहता था D2 गैंग और गैंग के आतंकी कनेक्शन भी सामने आ चुके हैं। आपको बताऊं, 5 भाइयों ने गैंग बनाया, 3 की मौत इसमें हो चुकी है अब तक। ज्यादातर गैंग वॉर या एनकाउंटर में खत्म हुए और वजूद बचाने के लिए अपराध मजहब का कॉकटेल बना दिया है इन लोगों ने। अपराधी गैंग खुद को कट्टर मजहबी तंजीम बताता है और मजहब के नाम पर युवाओं को भड़काता है, इस तरह से पत्थर थमवा देता है। 2020 में एंटी-CA प्रोटेस्ट में भी इनका नाम सामने आया था। प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी हुई थी। तत्कालीन ADM फाइनेंस की हत्या तक हो गई थी इस मामले में, आपको बताऊं। लेकिन सुनिए जरा कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं। योगी का बुलडोजर हिंसा करने वालों पर चलेगा, कानपुर के लोगों का क्या कहना, सुनिए। बाबा की सरकार में किसी को ना बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी समुदाय से रखता। कोई भी व्यक्ति अगर यह समुदाय कानून व्यवस्था के संग छेड़छाड़ करेगा तो निश्चित तौर पे भाजपा का, बाबा का जो स्टैंड है पूरी तरीके से दंगाइयों को समाप्त करने के लिए। देखिए, दंगा करने वालों को बख्शना भी नहीं चाहिए और योगी जी हमारे जो है वो महंत भी हैं और जो निर्दोष होंगे उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिन्होंने किया होगा उनको नहीं बख्शा जाएगा। जिसने सबसे पहले दंगा चालू किया उनको फांसी देने का या आजीवन कारावास देने की सजा देनी चाहिए, क्योंकि कम से कम उनको एहसास तो हमने क्या किया है, इससे एक संदेश भी जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। वो कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। जो भी उचित कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलना है, कुर्की होना है, सभी दंगाइयों के साथ ये होगा। वो किसी तो आप सुन रहे थे यूपी के लोगों को, खासकर कानपुर के लोगों में गुस्सा है। अमन शांति वाले शहर में कौन पत्थर बरसाने आ गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो है मोहम्मद राहिल, मोहम्मद सूफियान, हयात जफर हाशमी और जावेद अहमद, ये 4 आरोपी हैं जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया है। इन चारों आरोपियों का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं हयात जफर का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, ये देखिए जरा। ये हयात जफर को आप देख रहे हैं और हयात जफर किसके साथ खड़े हैं? इमरान प्रतापगढ़ी के साथ। और इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने अभी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इमरान प्रतापगढ़ी जो अल्पसंख्यक विभाग है उसके चेयरमैन है कांग्रेस के। और ये आप जो देख रहे हैं हयात जफर को। अब सवाल ये है
कांग्रेस का क्या कनेक्शन है इसके साथ, ये जवाब देना होगा कांग्रेस को। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, जावेद को आप देख रहे हैं, ये जावेद की तस्वीर है। जावेद का पोस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ, जावेद एमआईएम के साथ जुड़े रहे हैं, अभी है या नहीं, ये ईद का पोस्टर जावेद ने छपवा कर लगवाया था और चुनाव भी लड़े जावेद, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यानी कांग्रेस कनेक्शन, एमआईएम कनेक्शन और सपा कनेक्शन। ये निजाम कुरैशी को आप देख रहे हैं, निजाम कुरैशी की भी गिरफ्तारी हुई है। इस हिंसा में निजाम कुरैशी का समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रहा है, लेकिन सबक का कहना है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए जरा, हिंसा और पत्थरबाजी हुई, इसमें पत्थरबाजी में पॉलिटिकल लिंक क्या सामने आया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक एक किरदार। सबसे पहले देखिए, हयात जफर हाशमी कानपुर में हिंसा का ये मुख्य आरोपी है। कानपुर में जो पत्थर चले और उस पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी, कांग्रेस से इसका कनेक्शन सामने आया। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी और राज्यसभा के उम्मीदवार, उनके साथ इसकी तस्वीर वायरल है। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार भी हैं। इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। हयात की कॉल पर ही भीड़ इकट्ठा हुई, आरोप ये। हयात जफर का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लिंक भी सामने आया है। बाकायदा सीए और एनआरसी पर भी बवाल किया था, यह भी आरोप है हयात जफर पर। और विवादित बयानबाजी के आरोप भी हयात पर लगते रहे। साथ ही साथ इंटरनेट पर काफी सक्रिय रहता है ये। इसके अलावा 3 जून को बंद का ऐलान भी हयात जफर ने किया था। 3 जून का जेल भरो आंदोलन का ऐलान भी हयात जफर ने किया था। 21 अक्टूबर को जुलूस मोहम्मदी निकाला था। 21 अक्टूबर को इस मामले पर भी हयात पर बाकायदा केस दर्ज हुआ था। और हयात जफर पर कानपुर में 1-2 नहीं, 9 मामले पहले से दर्ज हैं। गैंगस्टर और गुंडा एक्ट तक के मामले हयात के खिलाफ दर्ज हैं। सबसे ज्यादा केस सौहार्द बिगाड़ने के हैं हयात के खिलाफ। चमनगंज में राशन की दुकान चलाता है हयात जफर हाशमी। मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन का अध्यक्ष भी है। और हिंसा पर दर्ज हुई 2 एफआईआर में हयात का नाम है। अगला किरदार देखिए जरा, अगला किरदार है निजाम कुरैशी। कुरैशी एक्शन कमेटी का जिला अध्यक्ष है। इसके अलावा इसे मूव कीजिए, इस संस्था ने भी बंद का ऐलान किया था और हिंसा को लेकर हुई एफआईआर में कुरैशी का नाम सामने आया था। खुद को सपा महानगर सचिव बताता है। यह हयात समाजवादी पार्टी का दावा है कि पार्टी में नहीं है ये, कुरैशी को पार्टी से निकाल दिया गया था। यह पॉलिटिकल कनेक्शन निजाम कुरैशी का है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। जावेद खान भी इस मामले में मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी होने के साथ साथ एमआईएम का पोस्टर जो मैंने आपको दिखाया, यह आरोप भी लग रहे हैं हिंसा के मास्टरमाइंड का करीबी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। बहुत से पॉलिटिकल लोग जिनका कनेक्शन इनके साथ आ रहा है वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। सुनिए जरा। दंगाइयों का हाथ अक्सर कांग्रेस या सपाइयों के साथ क्यों होता है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून को कोई भी हाथ में लेगा तो उसके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी और हाशमी को उसकी किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। उनको 20 तारीख को ही, क्योंकि वो कार्यों में रुचि नहीं ले रहे थे, हम लोगों ने पदमुक्त कर दिया था। और तीसरी बात यह भी है कि वो अपना एक संगठन चलाते हैं जो उनकी जाति का संगठन है, तो वो जो अपीलिंग कर रहे थे उसी जाति के आधार पर कर रहे थे। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन पीएफआई कतई भी इसके पीछे है और भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन आएंगी। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आज तो सारा विपक्ष भी खड़ा हो गया उनके समर्थन में। जफर हयात का नाम ही कोई नहीं लेना नहीं चाह रहा, कोई आरोपी का नाम नहीं ले रहा है, कोई दंगे को गलत बता ही नहीं रहा है। सबके सब जो है पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं सारे विपक्ष के लोग। बड़ी हैरत की बात है। भारतीय जनता पार्टी की जब से शासन आया केंद्र में, पूरे देश में इसी तरह नफरत, घृणा और एक दूसरे के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। किसी को भी उत्तर प्रदेश की स्थिति को खराब करने का मौका नहीं दिया जाएगा और सुनिश्चित जो भी इस प्रकार का कोई कार्य करेगा, जो दंगा भड़काने का, दंगा करने का कार्य करेगा, उसका सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कहीं पर भी कोई दंगा होता है या कुछ होता है तो वहां पर उनका लिंक मिलता है और ये बहुत गंभीर बात बन रही है। कहीं ना कहीं एक मांग देश में उठ रही है कि पीएफआई को लेके कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ एक्शन ले रहे हैं, हर पत्थर का हिसाब होगा। जब बात योगी की हो रही है तो योगी एट 50, जी हां, 50 साल के हो गए योगी आदित्यनाथ। आज इनका जन्मदिन है और ये योगी आदित्यनाथ का यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन हो तो बेशक बधाई देने वालों का तांता लग जाएगा। पूरे प्रदेश में योगी का जन्मदिन कैसे मन रहा है, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं,
ये 51 किलो का, जी हां 51 किलो का जो आप देख रहे हैं लड्डू तैयार हुए हैं, ये वो आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 50 के हो गए, 51 में लगे हैं, तो 51 किलो लड्डू तैयार किए गए हैं योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये वाराणसी की तस्वीर दिखा रहा हूं, काशी की। लोग हवन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए, उनके भविष्य के लिए और उत्तर प्रदेश के मुकद्दर के लिए। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, काशी में हवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं 56 भोग, ये देखिए गिनिए जरा, ये 56 भोग लगाया गया है योगी आदित्यनाथ को, तस्वीर है। और ये 56 भोग जो आप देख रहे हैं प्लेट में रखा हुआ है, 56 भोग लगाया गया योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन के मौके पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं 56 भोग के बाद किस तरह से बाकायदा उनकी लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की गई है। ये भी काशी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बनारस की तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं, तो अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। अब मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ को बधाइयों का भी तांता लगा है। न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोगों ने भी योगी को बधाई दी है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। जल्दी से देखिए जरा, योगी को किस किस ने बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने। इसके अलावा देखिए, खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी योगी को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम कर्नाटक बसवराज बोम्मई और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने विश किया। प्रमोद सावंत गोवा के सीएम और हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम योगी को बधाई दी है उनके जन्मदिन के मौके पर। आइए जरा बताता हूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के लिए क्या लिखा है, रक्षा मंत्री ने क्या लिखा है और स्मृति ईरानी जी ने क्या लिखा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के बर्थडे पर लिखा, यूपी के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसके अलावा उन्होंने लिखा, उन्होंने राज्य के लोगों के लिए जनहितैषी सुशासन सुनिश्चित किया है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दिया, उन्होंने कहा, लोक कल्याण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता मुझे जन सेवा के लिए प्रेरित करती है। कामना है कि आपका संवेदनशील मार्गदर्शन एवं ऊर्जावान नेतृत्व हमेशा मिलता रहेगा। राष्ट्रपति के कार्यालय ने भी योगी आदित्यनाथ को बधाई दी, लिखा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में पूरी शक्ति से जनता के कल्याण और विकास के लिए निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के अलावा जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने लिखा, आपके नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, प्रगति और विकास के पथ पर आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्मृति ईरानी ने लिखा, यूपी के विकास एवं खुशहाली के लिए निरंतर प्रयत्नशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। मायावती ने भी लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके दीर्घायु को की भी कुदरत से कामना करती हूं। शिवपाल यादव ने लिखा है, यूपी के संत हृदय योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई, मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं, शिवपाल यादव ने। और उसके अलावा रवि किशन ने ट्वीट किया, यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने वाले परिश्रमी पराक्रमी ओजस्वी वक्ता और ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आइए, तो आपने ये तो जान लिया किसने किसने बधाई दी, लेकिन आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं योगी के बारे में वो बात जो शायद आप नहीं जानते। योगी आदित्यनाथ, ये देखिए जरा, उनके बचपन की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कैसे उत्तराखंड से सन्यासी से होते हुए सियासत और फिर सीएम के ओहदे तक पहुंचे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ की मां उनके बारे में क्या कहती सोचती हैं, उनके भाई क्या कहते हैं और उनके जो फैंस हैं, योगी के जो समर्थक हैं, उनके वोटर्स हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो उनके जन्मदिन पर क्या कह रहे हैं, ये आपको बताएंगे। योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी जिंदगी के 50 साल पूरे कर लिए हैं। आज वो 51वें साल में प्रवेश कर गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जिंदगी का यह सफर काफी दिलचस्प रहा। किसी के लिए प्रेरणादायक तो किसी के लिए पीड़ादायक भी रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बार जो तय कर लिया उसे पूरा किया और कभी उससे पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसके लिए प्रेरणादायक रहा,
इस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन एक बेटे का सन्यासी बन जाना एक मां के लिए कितनी पीड़ादायक हो सकती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इन तस्वीरों में आप योगी आदित्यनाथ को अपनी मां सावित्री देवी के साथ देख रहे हैं। सावित्री देवी के आपको बताऊं 7 बच्चे हैं, लेकिन इन आंखों में अपने दूसरे बेटे और 5वीं संतान योगी आदित्यनाथ सन्यासी बन जाने की खटक आपको साफ दिख रही होगी। सावित्री देवी आज भी अपने बेटे का बचपन नहीं भूल पाई हैं और सियासी कामयाबी पर खुशी मनाकर अपना मन हल्का कर लेती हैं। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ की मां क्या कहती हैं। वो पहले से ही वैसे थे, जैसे गम वैसे सब आगे थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। लोग खुश हैं आसपास के? हाँ, खुश हैं, सब खुश हैं। एक जवान बेटे का घर छोड़ देना, उसका सन्यासी बन जाना एक मां के लिए जितना पीड़ादायक होता है, उससे कहीं कम पीड़ादायक बहन के लिए नहीं होता। और बहन जब बड़ी हो तो उसकी मां, उसकी भूमिका मां से कम नहीं होती है। जो बड़ी बहन होती है वो अपने छोटे भाई के लिए दूसरी मां जैसी होती है। इसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और खुद समझ सकते हैं। जब योगी आदित्यनाथ की बड़ी बहन शशि अपने भाई की याद में भावुक हो जाती हैं, चेहरे पर उनके दर्द साफ साफ नजर आने लगता है। आखिर जिस बहन ने 30 साल तक अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधी हो, वो भला भावुक क्यों ना होगी? तो क्या होगी? क्योंकि उसे पता है कि उसका ये सपना अब पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि योगी कर्मपथ पर निकल चुके हैं। उनकी जिंदगी को गहराइयों से समझे तो उनका जन्म आपको बताऊं 5 जून 1972 को पंचुर गांव में हुआ था, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। उनके पिता आनंद सिंह बेस्ट फॉरेस्ट रेंजर थे, लेकिन साल 1993 से योगी बनने का सफर शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हुई। उन्होंने गोरखपुर जाकर दीक्षा लेने का फैसला किया। इस तरह वो गृहस्थ जीवन से सन्यासी बन गए और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ कहलाए। 1998 में कर्मपथ पर एक और नया मोड़ आया। गुरु महंत अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी चुना। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस तरह वो सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए, जो 5 बार तक लगातार संसद पहुंचते रहे। 2017 में उन्हें यूपी की कमान सौंपी गई। 2022 में जनता ने फिर उन्हें सिर माथे पर बिठाया। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ के अंकल क्या कहते हैं उनके बारे में। बचपन बड़ा होनहार था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, तेज तर्रार था। और मैं जब वो यहाँ से बाहर गया, आदित्यनाथ जी थे हमारे गोरखपुर के महन, उनके साथ उनको अपने साथ में ले गए, तो मुझे उम्मीद थी कि आगे ये जो है ये काफी आगे तरक्की करेगा। योगी आदित्यनाथ पिछले 6 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की बहन योगी की तरह बिल्कुल सादा जीवन जीती हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मशक्कत करती हैं ताकि परिवार का पेट पल सके। योगी की बहन शशि पायल पौड़ी गढ़वाल में माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर के पास चाय नाश्ते की दुकान चलाती हैं। छोटा भाई यूपी का सीएम, लेकिन सोचिए जरा योगी आदित्यनाथ, जो छोटा भाई वो यूपी का सीएम है और बड़ी बहन क्या करती है। योगी ने कभी जो सन्यासी जीवन और सियासत और सीएम तक का सफर तय किया, उसमें परिवार के लिए अलग से जाकर कुछ नहीं किया। लेकिन आज तक भाई से कोई मदद बहन ने नहीं मांगी, ना ही भाई ने कभी परिवार के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया। लेकिन भाई के प्रति प्यार ऐसा कि बहन में मां की तस्वीर नजर आ जाए। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ की बहन क्या कहती हैं। सुबह आ जाते हैं हम 9 बजे करीब दुकान में, शाम को फिर 4 बजे घर चले जाते हैं। फिर घर का काम देखना पड़ता है। हमको मतलब दुख नहीं है कि हम सादा जीवन काट रहे हैं, हमको बहुत खुशी है कि भले ही हम सादा जीवन काट रहे हैं और महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये है कि हमको मतलब खुशी है, बहुत खुशी है कि कम से कम यूपी की जनता ये तो बोलती है कि महाराज जी हमारे वहाँ बहुत काम कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे लिए करे, हम ये चाहते हैं कि यूपी की जनता को खुश रखें और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें। उनको वैसे खास करके पसंद है कुलथ की दाल, उसको हमारे गांव में फाणो बोलते हैं, वैसे कुलथ की दाल बोलते हैं उसको। तो सिलबट्टा में पीस के और उसको तब बनाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं, वो उसको बहुत पसंद है महाराज जी को वो चीज। योगी के 3 भाई भी हैं।
मानवेंद्र योगी के बड़े भाई हैं तो शैलेंद्र और महेंद्र दो छोटे भाई। इन सब की जिंदगी एक सामान्य निम्न मध्य वर्गीय परिवार जैसी है और मानवेंद्र कॉलेज में काम करते हैं, शैलेंद्र सेना में सूबेदार हैं, महेंद्र एक स्कूल में काम करते हैं। कहते हैं योगी आदित्यनाथ जैसी जिंदगी बिरले ही लोगों को नसीब होती है, जो देश और समाज के लिए खुद को कर्मपथ पर झोंक देता है और जो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर भी परिवार से दूर कर्मयोगी की राह पर चल पड़ता है। योगी के कर्मयोगी बने करीब 25 साल पूरे हो गए। लोगों के जहन में आज भी उनके बचपन की यादें ताजा हैं, लेकिन परिवार को छोड़ने का फैसला करने का इतना बड़ा फैसला लेने वाले शख्स के अंदर भी भावनाएं होती हैं। इसे योगी आदित्यनाथ की इन भावुक तस्वीरों के जरिए देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता है। जब वो अपने गुरु, अगली तस्वीर दिखाइए, जब वो अपने गुरु को याद कर भावुक हो गए थे। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, सुनिए जरा। उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। संन्यास से सियासत तक के सफर में योगी के हाथ बहुत कुछ होना है। इन्हीं तस्वीरों में योगी की जिंदगी का सच छिपा है और इस बात की उम्मीद भी कि योगी के हाथों प्रदेश और देश के लिए बहुत कुछ होना है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी योगी की तारीफ किए बिना नहीं रहते। सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी को। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए बताता है कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से न सिर्फ परिवार, आवाम और बल्कि प्रधानमंत्री तक से कैसे जुड़े हुए हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। योगी सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। इस मामले में उपद्रवियों में से 24 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड हयात हाशमी भी गिरफ्तार हो चुका है।